नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शिलान्यास को लेकर हो रही सियासत की। तो पेयजल और स्वच्छता विभाग का पहला जोरी व्रत जलापूर्ति योजना का बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने उद्घाटन किया। सूबे में सियासत शुरू हो गई है और इस मामले को लेकर भाजपा और जेएमएम आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और राज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विधायक रणधीर सिंह को पत्र लिखकर योजना के शिलान्यास पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और साथ ही साथ उन्होंने नसीहत भी उन्हें दी है कि मंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि 18 अगस्त को विधायक ने पालाजोरी वृहद जलापूर्ति योजना का शिलान्यास रेल विभाग की जानकारी के बिना ही कर दिया। उधर सांसद निशिकांत दुबे ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर की ओर से भाजपा विधायक रणधीर सिंह को भेजे गए पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है। वे केंद्र की योजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास पिछले दिनों गोड्डा में बगैर उनकी जानकारी के किया है। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपने फेसबुक पर लिखा है कि जल जीवन मिशन की सभी योजनाओं में आधा यानी 50% पैसा केंद्र सरकार का है। जिन केंद्रीय योजनाओं में 50% या उससे अधिक पैसा लगा है उसके शिलान्यास से उद्घाटन का अधिकार केंद्र सरकार का है। तो वही प्रोटोकॉल है और यही कानून भी है। हालांकि रणधीर जी ने मुख्यमंत्री जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देकर जैसे को तैसा का सिद्धांत अपनाया। रणधीर सिंह जी को बता दें कि पालाजोरी वृहद जलापूर्ति योजना का शिलान्यास पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से शिलान्यास जारी की जा रही थी और ये योजना कुल 244 करोड़ की है। तो अधिक जानकारी के लिए देवघर से हमारे संवाददाता अमरनाथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। अमरनाथ, ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि शिलान्यास को लेकर जो सियासत है वो देखने को मिल रही है। जी, मैं आपको बताऊं कृष्णा कि ये पूरा जो मामला ये मामला है पालाजोरी में बृहद जलापूर्ति योजना के शिलान्यास का है। ये पूरा योजना जो 244 करोड़ के लागत से है और ये लगभग 327 गांव के लोगों को इससे फायदा मिलने वाला है। जी, इस योजना का उद्घाटन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मुख्यमंत्री से कराने की तैयारी कर रहा था और इस बीच विधायक रणधीर सिंह ने जाकर के इस योजना का शिलान्यास कर दिया, जिसके बाद से सियासत तेज हो गई। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इस पर सवाल उठाया और यहाँ के जो विधायक हैं सारक के रणधीर सिंह, उनको एक पत्र भेजा और पत्र भेज करके नाराजगी जाहिर की और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो भी आपने के द्वारा विधायक के द्वारा ये कार्य किया गया है यह अच्छा नहीं है, इससे स्वस्थ परंपरा का निर्वहन नहीं हुआ है। ठीक जैसे ही इस पत्र का वायरल होने और इस पत्र की जैसे ही जानकारी सांसद निशिकांत दुबे को मिली, सांसद निशिकांत दुबे ने मंत्री के पत्र का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि शायद विधायक के द्वारा जो भी शिलान्यास का कार्य किया गया है वह मुख्यमंत्री को जैसे का तैसा जवाब दिया गया है। क्योंकि पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री गोड्डा के आए थे, दौरे पर आए थे, तो केंद्र की जो योजना जिसमें कि 50% की राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है, वैसी योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया था जिसकी जानकारी सांसद को नहीं थी। इसलिए सांसद ने कहा है कि यहाँ के जो विधायक हैं रणधीर सिंह, उन्होंने जैसे को तैसा जवाब दिया है और कुल मिलाकर अगर हम कहें करिश्मा तो इस पूरे मामले पर सियासत तेज है और भाजपा और जेएमएम आमने सामने है। दोनों अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और अब आने वाले दिनों में देखना है कि यह सियासत यहीं रुकती है या फिर आगे बढ़ता है यह पूरा मामला। बिल्कुल, तो देखना होगा जिस तरह से बीजेपी और जेएमएम के बीच जो जुबानी जंग छिड़ी हुई है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 के अनुसूचित अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि पिछले 5 सालों से न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद भी राज्य सरकार नियुक्ति नहीं कर रही है, जिसको लेकर आज लगभग 600 गैर अनुसूचित जिला के इतिहास नागरिक के अनुशंसित अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया और नियुक्ति करने की मांग की है। काम
काम चल रहा है और जल्द आप लोगों की नियुक्ति करा दी जाएगी। लेकिन फिर भी अभी तक उस पर 1.5-2 महीना हो गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी, मगर फिर भी हम लोगों की नियुक्ति को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा और फाइल को जिला नहीं भेजा जा रहा है। हम लोग आज यहाँ शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी से ये बोलने के लिए आए हैं, आग्रह करने के लिए आए हैं कि हम लोगों का जो फाइल है वो जिला भिजवा दिया जाए और हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा। तो नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री के अभ्यर्थियों ने घेराव किया। हालांकि कोर्ट के आदेश पर भी जो अभ्यर्थी की नियुक्ति थी वो नहीं हुई। इस बीच को देखते हुए नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री का अभ्यर्थियों ने घेराव किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के मेडिकल प्रोटेक्शन बिल को स्वीकृत करने के विरोध में अल्बर्ट एक्का चौक पर जन स्वास्थ्य संघर्ष मोर्चा के लोगों ने बिल की कॉपी जलाई। मोर्चा के सदस्यों का मानना है कि यह मेडिकल प्रोटेक्शन बिल नहीं, ये कॉर्पोरेट घराने को बचाने के लिए बिल लाया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। से विरोध कर रहे हैं और पिछली जो सरकार थी झारखंड में, रघुवर की सरकार, वो भी इसे ला नहीं सकी। लेकिन हमारे जल जंगल जमीन की सरकार ने इसे फ्लोर में लाने की कोशिश कर रही है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमें ये पता नहीं चलता है कि जो धरती वाले भगवान जिसे हम लोग डॉक्टर कहते हैं, उसको सुरक्षा क्या चीज की चाहिए। अफगानिस्तान के मुद्दे पर झारखंड में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में आरोपों की राजनीति शुरू हो गई है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे और उससे भारत को होने वाले खतरे के सवाल पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार की विदेश नीति पूरे तरह से फेल हो चुकी है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर पहले की स्थिति की बात करें तो ज्यादातर देश पाकिस्तान को छोड़कर हमारे मित्र थे, बॉर्डर में खतरा कम था। लेकिन तालिबान मामले में आज के हालात देख सकते हैं। चीन, रूस और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है और तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा है। और ऐसे में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि देश को सुरक्षित रखे। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य के वित्त मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि रामेश्वर उरांव सम्मानित नेता हैं, लेकिन उन्हें इतिहास की भी जानकारी रखनी चाहिए। जब उनका कार्यकाल था तो इसी चाइना ने आधे भूटान को अपने कब्जे में ले लिया था, और जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब आज जो आजाद कश्मीर कहलाता है वह पाकिस्तान के हाथ में चला गया। उन्हें इतिहास पढ़ लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी रामेश्वर उरांव जी सम्मानित नेता हैं, वो भी अब टिप्पणी करने लगे हैं। उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, याद आना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो तालिबानी अफगानिस्तान में कब्जा किया हुआ था, और उस वक्त अफगानिस्तान में जो हमारे हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, हमारे हिंदुस्तानी भाई थे, उनको प्रवेश पर रोक लगाने के काम कांग्रेस की सरकार ने की थी। सारे नजदीकी देश, पाकिस्तान को छोड़ के नजदीक के देश हमारे मित्र थे। बॉर्डर में खतरा कम था, चाइना से थोड़ा था, लेकिन राजीव जी के जमाने में चाइना भी शांत हो गया था, पाकिस्तान भी शांत था। बांग्लादेश को इंदिरा जी ने 2 भाग कर दिया, पाकिस्तान आधा रह गया, खतरा भी आधा हो गया, बांग्लादेश हमारा मित्र देश बन गया। देवघर जिले में साइबर अपराधियों का मकड़ जाल इस कदर फैला है कि पुलिस डाल तो साइबर अपराधी पात। यानी देवघर पुलिस ने साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। और इसी कड़ी में साइबर डीएसपी नेहा बाला की अगुवाई में टीम बनाकर पत्थरडार थाना इलाके के यानी अलावा करो, पालाजोरी और साड़ थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने 14 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए 14 साइबर अपराधियों के पास से देवघर पुलिस ने 25 मोबाइल फोन, 52 सिम कार्ड, 2 चेकबुक, 2 कैशबुक, 2 पासबुक और 1 लैपटॉप बरामद किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि इन साइबर अपराधियों के बारे में लगातार गुप्त सूचना मिल रही थी, जिसके बाद टीम बनाकर यह छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें 14 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। ओपी, कोरांव तथा पालाजोरी के डिफरेंट गांव में बहुत से साइबर अपराधी फोन फिशिंग के माध्यम से साइबर अपराध कारित करते हैं। उपयुक्त सूचना के सत्यापन के उपरांत
पुलिस अधीक्षक देवघर के दिशा निर्देश में साइबर डीएसपी नेहावाला के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें साइबर थाना प्रभारी नेहावाला में एवं इसके सशस्त्र बल थे। इनके द्वारा काफ़ी ही प्रोफेशनल तरीके से डिफरेंट जो थाना के बारे में मैंने बताया, उनके डिफरेंट गांव से टोटल 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से टोटल 25 मोबाइल जो इस साइबर घटना को कारित करते थे, उसमें जो 25 मोबाइल टोटल 52 सिम, 2 चेकबुक, 2 कैशबुक और 2 पासबुक जब्त किया है, ताकि एक राजधानी रांची में चोरी की बढ़ती घटनाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और ऊपर से पुलिस की लापरवाही। आलम यह है कि पुलिस अभी तक राजधानी के कई इलाकों में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं कर पाई है। रांची के न्यू पूंदांग स्थित जवाहर नगर में लगातार हो रही चोरी पर पुलिस भले नकेल कसने में नाकामयाब रही हो, लेकिन इलाके के लोगों की पहल ने चोरी की घटना पर ब्रेक जरूर लगा दी है। मोहल्ले को सीसीटीवी से लैस कर दिया गया और साथ ही लोगों ने खुद पहल करते हुए मोहल्ले में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है, जिससे वो एक दूसरे के लगातार संपर्क में रहते हैं। मोहल्ले वासियों ने खुद खर्च कर मोहल्ले में 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। कैमरा लगाने के बाद मोहल्ले में न सिर्फ चोरी की घटनाएं थमी, बल्कि जमावड़ा और छेड़खानी जैसी वारदातें भी कम हो गई है। हालांकि कैमरा लगने से पहले एक माह में 20 चोरी की घटनाएं हुई थी। लोगों ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में मोहल्ले में और भी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे मोहल्ला पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। के बाद इस माहौल हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में जो अभूतपूर्व चेंज हुआ। पहले तो असामयिक तत्व लोग हावी हुआ करते थे और जब तब हमारे घर में सेंध मारते थे या रेकी करते थे, वो सब अभी कम हुआ है। लोग डिसिप्लिन में आ गए हैं, लोग अनुशासन में रहते हैं या बीच में कोई छेड़छाड़ करने का कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता है। जवाहर नगर मोहल्ला पिछले 6 साल से डेवलप कर रहा है, कंस्ट्रक्शन के दौर में है और उन दरमियान हम लोगों ने देखा कि चूंकि मोहल्ला एकांत कोने में था, तो हमेशा कुछ न कुछ छोटी मोटी वारदातें हुआ करती थी, छोटे मोटी चोरी वगैरह हुआ करते थे। और साथ में एक मोहल्ला में एक डिसिप्लिन भी हम लोगों को लाना था कि लोग आपस में डिसिप्लिन एक बना रहे, लोग बच्चे जो घर से बाहर निकल रहे हैं वो डिसिप्लिन में रहे। तो बहुत सारी चीज़ों को देखकर हम लोगों ने डिसीजन लिया, हम लोगों ने यंग हमारे युवा लोग जो हैं साथ में, कि हम लोग सीसीटीवी कवरेज कराए मोहल्ला का, ताकि जो असामाजिक तत्व भी आते हैं। सिमडेगा को फलेरिया मुक्त करने के उद्देश्य से आज तीसरे राउंड की उन्मूलन अभियान की शुरुआत हुई। सिमडेगा सदर प्रखंड कार्यालय में सोमवार को उपायुक्त सुशांत गौरव और सिविल सर्जन के साथ पदाधिकारियों अधिकारियों ने फलेरिया की दवा का सेवन किया। उपायुक्त ने फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का जिले के सभी 10 प्रखंडों में ऑनलाइन माध्यम से शुभारंभ किया और उपायुक्त ने कहा कि फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में सिमडेगा जिला पूर्व में भी अव्वल रहा है और इस वर्ष से 100% लोगों को फलेरिया की दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सिमडेगा जिले में हम लोग 23 तारीख से 27 तारीख तक एक मेजर कार्यक्रम के तहत 3 तरह की दवाइयों में 8 गोली को खिलाने जा रहे हैं, जिसमें कि बेंटाजोल, डीसी, आयोमेक्टिन तीनों हम लोग खिलाएंगे। और ये कुछ चुनिंदा जिला कहिए पूरे देश में, राज्य में तो एक है जिसमें हम लोग आइवरमेक्टिन भी खिला रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग फाइलेरिया को पूरी तरह से अब खत्म करने की दिशा में आ चुके हैं। तो वन फाइनल अटेम्प्ट है इस चीज़ को हराने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से सभी के सहयोग से, जितने प्रतिनिधि हैं, जितने भी हमारे यहाँ सिटीजन्स हैं, जितने मीडिया कर्मी हैं, चाहे वो प्रचार प्रसार के माध्यम से हो, खिलाने के माध्यम से, मॉनिटरिंग के माध्यम से हो, हम लोग इस चीज़। राजधानी रांची के सदर अस्पताल में फलेरिया से बचाव के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 2021 की शुरुआत की गई है। फलेरिया की रोकथाम के लिए 23 से 27 अगस्त तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अभियान के तहत रांची के कुल 27,93,252 लोगों को डेक एथाइल कार्बोमेजिल बताते चले कि साइट्रेट और एल्बोडेंजोल की गोली खिलाई जाएगी। थोड़ी एहतियात और दवा लेने से हम ठीक कर सकते हैं, उसको क्यों नहीं ठीक किया जाए। इसी दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता है फाइलेरिया उन्मूलन की, और फाइलेरिया उन्मूलन के निमित्त हम लोग मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वर्ष में एक बार करते हैं
और इस तरह से निरंतर अगर 5 वर्षों तक हम करें और करीब करीब पूरी आबादी की 80% लोगों को हम कवर करें तो ऐसा माना जाता है कि हम फाइलेरिया से मुक्त समाज दे सकते हैं। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंगलवार को देवघर के एम्स के ओपीडी का ऑनलाइन उद्घाटन होने वाला है, और लेकिन इस उद्घाटन समारोह में देवघर विधायक नारायण दास को आमंत्रित नहीं किया गया है। देवघर विधायक को ना तो इसकी सूचना दी गई है और ना ही उद्घाटन समारोह के कार्ड पर विधायक का नाम ही अंकित है। ऐसे में अपना नाम नहीं होने से नाराज देवघर विधायक ने कहा कि बीजेपी सरकार की वजह से एम्स का सपना साकार हो पाया है। नारायण दास ने कहा कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रयास से देवघर में एम्स स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को इसका उद्घाटन होने वाला है, लेकिन स्थानीय विधायक का आमंत्रण नहीं देना दुखद है। प्रयास के बाद यहाँ के सांसद ने भी आवाज उठाया, और यदि रघुवर दास जी मुख्यमंत्री नहीं रहते और झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं होती तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा हमेशा कहा जाता था कि ये दुमका में बनना चाहिए, ये बिहार बॉर्डर पर बनना चाहिए। लेकिन अपनी सरकार थी, प्रयास करके बाबा बैद्यनाथ की नगरी में एम्स का आना संभव हुआ, और कल इसका ओपीडी का कोरोना महामारी से जीतने के लिए केंद्र और राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन राज्य में सीएचओ सरकार कोशिशों को पलीता लगाने का काम कर रही है। यहाँ के कुछ कर्मी इन दिनों बिना टीकाकरण किए पैसे लेकर फर्जी सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं। इसी मामले में सोशल मीडिया में इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ फर्जी कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देने का खेल धड़ल्ले से चल रहा है, जहां 400 से 500 रुपए लेकर बिना कोविड का टीका लगाए ही सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। घटना हुई है उसमें वो कंप्लीशन वैक्सीन कंप्लीशन का सर्टिफिकेट अपने ही दे रहा है बिना वैक्सीन दी। तो ये एक फ्रॉड है। हम लोगों ने पुलिस से कार्रवाई कराई है, एफआईआर इसमें फ्रॉड की गई है। साथ ही साथ इस तरीके की जो एक तरह से कह रहे कि अमान्य ही हो गया इस तरह से, क्योंकि उसको वैक्सीन पूर्ण हुआ नहीं है और सर्टिफिकेट देते हैं। अफगानिस्तान में फंसे बेरमो के गांधीनगर क्षेत्र का बबलू सकुशल घर पहुंचा। परिजनों और पड़ोसियों ने बबलू का स्वागत गाजे बाजे के साथ किया। बबलू के बेरमो आने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। बबलू का अफगानिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचने का सफर बेहद भयावह रहा। काबुल एयरपोर्ट पर गोलियों की गूंज ने उनके घर वापसी की उम्मीदों को भी धुंधला कर दिया था। जी, अपने सरकार को जो माननीय प्रधानमंत्री और अपने झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री को और अपने मीडिया कर्मी को सबको मैं नमन करता हूँ कि वहाँ बोलने से ज़्यादा प्रॉब्लम था हम लोग को, उस चीज़ को क्या बताएं। 24 आवर वहाँ गोलियों की तड़तड़ाहट के हम लोग को जीना पड़ रहा था, और तालिबान वाले भी हमारे रूम पे आए थे। देवघर बाबा मंदिर को खुलवाने और बिहार झारखंड की सीमा पर से पाबंदियां हटाने की मांग को लेकर पंडा धर्मरक्षिणी सभा के अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ देवघर डीसी से मुलाकात की, और काफी देर तक लंबी बैठक करने के बाद देवघर डीसी ने तत्काल प्रभाव से बिहार झारखंड की सीमा दुम्मा और खोरी पानन से पाबंदियां हटाने के आदेश दे दिए हैं। देवघर डीसी मंजुनाथ बचंत्री ने कहा कि देवघर बाबा मंदिर के पुजारियों के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा हुई है, सीमा को खुलवाने की पहल कर दी गई है, जबकि मंदिर को खोलने को लेकर एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है। मंदिर खुलवाने को लेकर अंतिम निर्णय आपदा प्रबंधन विभाग करेगा। वहीं पंडा धर्मरक्षिणी सभा के अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज ने जानकारी देते हुए कहा कि बॉर्डर को तत्काल खोल दिया गया है और मंदिर खुलवाने को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इनका एक प्रतिनिधि मंडल इसी हफ्ते मुख्यमंत्री से रांची में मुलाकात करेगा और आपदा प्रबंधन विभाग से आग्रह करेगी कि वह मंदिर में 2000 से लेकर 4000 तक की संख्या में भक्तों को एंट्री करने की इजाजत दे।
उन्होंने कहा कि फिलहाल बॉर्डर को खोले जाने से 20 से 30% तक बाजार में रौनक वापस आ जाएगी। खुले जो मूल काम है, सबसे बड़ा काम, तो मंदिर खुलने के लिए उपायुक्त साहब के माध्यम से हम लोगों ने एक तैयारी की, प्लान बनाया और उपायुक्त महोदय ने भी बना करके एक प्लानिंग और 2 से 4 हज़ार यात्री से प्रारंभ करते हुए रांची के लिए एक भेज दिया, रिपोर्ट अभी भेज रहे हैं। यहाँ के तीर्थ पुरोहित समाज और पंडा धर्म रक्षणी सभा के सभी गणमान्य लोग आके जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम लोगों को अवगत किया है और हम लोग भी सहमत है और इसके संबंध में पत्राचार करेंगे सरकार के साथ। और बॉर्डर जो है हम लोगों ने स्पेशल अरेंजमेंट्स इसलिए किया था कि सावन में अनजाने में अचानक ज़्यादा लोग न आए और कांवर, तो उसके लिए हम लोगों ने बनाए थे। लेकिन अब सावन ख़त्म हो चुकी है तो जो नॉर्मल जो कोविड टेस्टिंग के लिए जो हम लोग बॉर्डर में जो काम करते हैं अब वही होगा सिर्फ, और जो स्पेशल एनफोर्समेंट जो हम लोग करवा रहे थे सावन में वो तत्काल प्रभाव से हम लोग ऑलरेडी हम अपने ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दे रहे हैं। तो अधिक जानकारी के लिए देवघर से हमारे संवाददाता दीप नारायण जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइन पे। दीप नारायण, हालांकि जिस तरह से कोरोना को लेकर सभी धार्मिक स्थल बंद थे और ऐसे में देवघर के बाबा मंदिर की बात की जाए तो जिस तरह से पाबंदी लगाई गई थी, श्रद्धालुओं के ऊपर रोक लगी थी मंदिर में दर्शन, तो ऐसे में इन पाबंदियों को हटाने की लगातार मांग उठ रही थी। तो क्या लगता है ऐसे में कब तक जो देवघर बाबा मंदिर है वो खुल सकता है, क्या अहम फैसले इसको लेकर? ये देखिए, अभी बाबा मंदिर को खोलने को लेकर तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, लेकिन एक उम्मीद जरूर जागी है क्योंकि आज देवघर डीसी ने साफ तौर से बताया है कि जो बिहार झारखंड के बॉर्डर हैं दुम्मा और खोरीपानन, उन्हें अब पाबंदियों से मुक्त कर दिया गया है। यानी अब बिहार झारखंड की सीमा में आने के लिए अब किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो इससे कम से कम इतना फायदा जरूर हुआ है कि देवघर के पुजारी, यहाँ के व्यवसायिक वर्ग और आम लोगों को 20 से 30% कहते हैं कि राहत मिल गई है, ताकि लोग अब आएंगे तो खरीदारी। मंदिर खुलाने की बात है, मंदिर को खोलने की बात है, इसको लेकर पंडा धर्म रक्षणी सभा के अध्यक्ष ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ आज गोपनीय शाखा में देवघर डीसी से मुलाकात की, मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा और इन्होंने साफ तौर से कहा है कि इसका जो निर्णय है मंदिर को खोलने की एक सीमित संख्या में, वो सीमित संख्या भी इन्होंने बताया है कि तकरीबन 2 से 4 हजार के बीच में ये संख्या हो सकती है जो विभिन्न तरह के कोविड नियमों का पालन करते हुए इन्हें मंदिर में एंट्री की इजाजत मिल जाएगी। तो ये तभी होगा जब आपदा प्रबंधन विभाग इसके लिए अपनी सहमति देगा। तो देवघर के जो पंडा धर्म रक्षणी सभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने और डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने साफ तौर से कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर रांची में एक बैठक बुलाई जाएगी जिसमें आपदा प्रबंधन और पंडा धर्म रक्षणी सभा और जो राज्य सरकार है उनकी टीम एक साथ बैठेगी और इस बात पर निर्णय लेगी कि आखिर कितनी संख्या में इसको खोला। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड की नियोजन नीति के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोर्चा ने कहा कि यह नीति झारखंड विरोधी और अव्यवहारिक है, जिसमें झारखंड में रहने वाले किसी भी समुदाय को लाभ नहीं मिलने वाला है। मोर्चा ने आरोप लगाया कि सरकार केवल अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए नियोजन नीति ला रही है। चाईबासा में अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा ने धरना प्रदर्शन कर मुआवजे और नौकरी की मांग की। महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष जॉन मीरन मुंडा के नेतृत्व में एसीसी सीमेंट कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जॉन मीरन मुंडा ने कहा कि वर्ष 1944 में एसीसी सीमेंट कारखाना झिंक पानी आदिवासियों को जमीन लीज के बदले पैसे और नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन 70 सालों से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ना तो जमीन मालिकों को पैसा मिला और ना ही नौकरी। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा देश में हॉल मार्किंग प्रक्रिया को ढंग से अनिवार्य रूप से लागू करने का ऐलान किया है और वहीं भारतीय मानक ब्यूरो के आदेश का अब दुकानदारों ने विरोध करना शुरू कर दिया है और इसका असर जमशेदपुर में देखा गया। इस बात का विरोध करते हुए जमशेदपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन ने 1 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया।
जमशेदपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन का टोकन बंदी है आधा दिन का, और बहुत सारे मेंबर भी गए हैं। विद्युत महतो जी एमपी को एप्लीकेशन दे रहे हैं, जो हम लोग केंद्रीय सरकार को भेज रहे हैं। एचयूडी कानून है, हम लोग को हॉलमार्क से विरोध नहीं है, लेकिन एचयूडी कानून से विरोध है कि बहुत सा कॉलम इसमें बहुत तकलीफ वाला है। 4 मुंशी रखेंगे तो भी पूरा नहीं होगा। पहले 1965 में जो गोल्ड कंट्रोल आया था वो रिपीट हो गया। पिछले 24 घंटे में झारखंड में मानसून सामान्य रहा है। सबसे अधिक बारिश राजमहल में हुई है, जहां 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 37.6 डिग्री देवघर में रिकॉर्ड की गई। वही अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो आने वाले 5 दिनों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं राज्य में भारी बारिश की कोई भी चेतावनी नहीं है। 1-2 जगह वज्रपात की आशंका है। तापमान में भी अगले 5 दिनों तक कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। पिछले 24 घंटों में झारखंड में मानसून सामान्य ही रहा है, और जो सबसे अधिक बारिश 50 मिलीमीटर राजमहल साहिबगंज में रिकॉर्ड किया गया है। और जो सबसे अधिक अधिकतम तापमान की बात करें तो 37.6 डिग्री सेल्सियस देवघर में रिकॉर्ड किया गया है। और सिनॉप्टिक फीचर की बात करें तो अभी कोई खास सिनॉप्टिक फीचर नहीं है, सिर्फ मानसून ट्रफ ही है जो इम्पैक्ट कर रहा है थोड़ा, और वो पास कर रहा है राजस्थान के बीकानेर से भवानी, दिल्ली, फिर बरेली, गोरखपुर, दरभंगा, जलपाईगुड़ी, और फिर उससे पूर्वोत्तर होता हुआ वो ईस्ट असम तक जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।